Hello everyone, I hope you are all doing well. So friends, today we will discuss modern history. So friends, इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो को सीजीएल एग्ज़ाम, हर एक स्टेट के जुडिशरी के एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम एंड यूपीएससी की एग्ज़ाम को फोकस में रख करके बनाया गया है। एंड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड, तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, प्लस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि जो भी मॉडर्न हिस्ट्री एंड करंट अफेयर की क्लासेस एंड पॉलिटी की क्लासेस जो भी वीडियोस इस पर अपलोड की जाए या क्लासेस जो भी इस पर अपलोड की जाए तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, आप यहाँ पे फेसबुक ग्रुप को, इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि डे टू डे की नोट्स आपको प्रोवाइड होते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है फ्रेंड कि लाइक जिस भी टॉपिक को आपके डाउट हो या अगर आपको कोई क्वेरीज है किसी भी किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको इस टॉपिक पे भी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड यहाँ पे जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है फ्रेंड्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आई होप आप इस चैनल को कोऑपरेट करेंगे, लाइक इसे सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस पे आते हैं, लाइक जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अब हम उनको देखते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, लाइक सारे क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप एक भी क्वेश्चंस को यहाँ पे मिस नहीं करेंगे। लाइक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हर एक क्वेश्चंस को आपको लर्न रखना है। इवन देन क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे उनके एक्सप्लेनेशन को भी बताया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ वीमेन इंडियन एसोसिएशन। सो वीमेन इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन कब हुआ है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917। एंड ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, चाहे एसएससी, सीजीएल, जुडिशरी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, बट ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो वीमेन इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन 1917 हुआ है। इज इट योर इट इज योर करेक्ट आंसर। एंड अगर मैं पर्टिकुलर डेट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन 8 मई 1917 में अड्यार मद्रास। सो मद्रास कहाँ पे है फ्रेंड, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सो अड्यार एक लाइक सिटी है मद्रास में, वहाँ पे इसका लाइक फाउंडेशन किया गया था, इसका लाइक स्टार्टअप किया गया था। अ मल्टीथेनिक ग्रुप ऑफ वीमेन एस्टैब्लिश द वीमेन इंडियन एसोसिएशन। लाइक जो मल्टीथेनिक वुमेन का ग्रुप था, तो उन्होंने इस एसोसिएशन को स्टार्ट किया था। एंड द वुमेन इंडियन एसोसिएशन वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू broadly कनेक्ट इंडियन वुमेन सोशल एंड सेक्सुअल subjugation with the patriarchy, poverty and political disenfranchisement. The Women Indian Association was one of the first organization to broadly connect the Indian women's social and sexual subjugation with property, poverty, political, लाइक वही सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हमने देखा। तो यहाँ पे एक बार लाइन फिर से रिपीट हो गई, तो इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक विमेन इंडियन एसोसिएशन फ्रेंड, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी किसके लिए वर्क करता है? लाइक विमेन के वेलफेयर के लिए वर्क करता है, लाइक उनका सोशल स्टेटस बढ़ाया जा सके, उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो। एंड इंडिया में जो मेल को प्रायोरिटी दिया जाता है, फीमेल को थोड़ा कम समझा जाता है, तो ऐसी सारी कोई भी एक्टिविटीज ना हो, तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए फाइनली विमेन एजुकेशन, विमेन इंडियन एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो फ्रेंड, ये आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इसे भी आप लर्न रखेंगे। तो फाइनली इसका पर्पज क्या था कि वुमेन की सिचुएशंस पे आप महिला की स्थिति को बढ़ाना। एंड सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू गवर्न अंडर होम। सो इस एक्ट के थ्रू इंडिया किसके को गवर्न होता था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इन द नेम ऑफ क्राउन। तो यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लाइक यहाँ पे वो लोग में कंफ्यूजन ये हो सकता है कंपनी के थ्रू गवर्न होगा, नहीं, बट करेक्ट आंसर इज योर टू, लाइक बी इज करेक्ट आंसर। इन द नेम ऑफ क्राउन, इस एक्ट के थ्रू इंडिया क्राउन के नेम से गवर्न होगा। And the Government India Act 1958 was an act of Parliament of the United Kingdom, and it passed on the 2nd August 1958। Like जो आपका ये 1950 एक्ट था, ये यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट का एक एक्ट था जिसे कि 2 अगस्त 1958 में पास किया गया था। इट्स प्रोविजन कॉल्ड फॉर द
liquidation of the British East India Company, who had up this point been ruling British India under the auspices of Parliament and the transference of its function to the British government. लाइक एक तरीके से इंडिया में रूल करने के लिए इस एक्ट को ब्रिटिश ने बनाया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। इस एक्ट को 2 अगस्त 58 में पास किया 1858 में पास किया गया। पर्पस क्या था कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो सके, लाइक ब्रिटिश जैसे भी रूल करे इंडिया में तो उसे पता चल सके, ट्रांसपेरेंसी रहे, कहीं पे कोई करप्शन ना रहे या कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट, ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने इस एक्ट को फाइनली बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द गदर पार्टी वाज फाउंडेड नवंबर 1930 इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए। सो गदर पार्टी को 1913 में बनाया गया था। एंड किस प्लेस पे बनाया गया था फ्रेंड? तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को यूएसए। तो यूएसए में सैन फ्रांसिस्को आपकी सिटी पड़ती है, तो यहाँ पे गदर पार्टी को बनाया गया था। तो यहाँ पे देखो आपका एक ईयर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे बनाया गया था ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? सो करेक्ट आंसर इज योर लाला हरदयाल। सो लाला हरदयाल इज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इन 1913 पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन वाज फाउंडेड लाला हरदयाल विद शिवहन सिंह भाकना एज इट्स प्रेसिडेंट, which was called the Gadar Party. The member of party were immigrant Sikh of US and Canada. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, लाइक इन दोनों के थ्रू, लाइक लाला हरदयाल एंड शिवहन सिंह भाकना के थ्रू इस पार्टी को बनाया गया था, लाइक गदर पार्टी को बनाया गया। एंड फाइनली जो यहाँ पे आपका हिंदुस्तान एसोसिएशन था वही आपको गदर पार्टी बन गया था 1933 में, लाइक पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन ही 1930 में गदर पार्टी के रूप में मतलब उभरा। एंड इसके मेंबर्स कौन थे फ्रेंड? तो इसके मेंबर जो इमिग्रेंट थे यूएस एंड कनाडा के सिख, तो यूएस एंड कनाडा के सिख ही इस गदर पार्टी के मेंबर थे। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चंस को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है। नेक्स्ट वन इज पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 में आया था एंड ये एक एग्रीमेंट था। तो पूना पैक्ट आपको पहले ये ईयर लर्न रखना है, लाइक किस ईयर में आया था एंड किन 2 पर्सन के बीच का ये एग्रीमेंट था। तो योर करेक्ट आंसर इज गांधी एंड अम्बेडकर। सो महात्मा गांधी सभी लोग पता है, फादर ऑफ द लाइक इन्हें पिता भी बोला जाता है भारत का, इंडिया का। एंड अम्बेडकर इज अ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का पिता बोला जाता है। एंड अम्बेडकर के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। सो आपने ये दोनों देख लिए, दोनों एक महान हस्ती हैं एंड इन दोनों का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ है। तो पूना पैक्ट जो एक एग्रीमेंट था वो गांधी जी एंड अम्बेडकर जी के बीच का था। एंड इसमें क्या था ये देखते हैं फ्रेंड्स। सो महात्मा गांधी एंड अम्बेडकर जी वॉज साइन 84 years ago on September 24, 1932. The agreement was signed by the Pandit Mohan Malvi and Dr. Ambedkar, some Dalit leaders at Ayurveda Central Jail in Pune, to break Mahatma Gandhi fast into death. पर्टिकुलर आप देख सकते हैं इसी पर्पस के लिए, लाइक दलित पर्पस के लिए, जो दलित पर्पस के जो नेता थे जो कि जेल में बंद थे, टू ब्रेक द महात्मा गांधी फास्ट इनटू डेथ, लाइक यहाँ पे जेल में रहते हुए उनका जो व्रत था उसको तोड़ा गया था ताकि डेथ ना हो। तो यहाँ पे ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइनली आपको इसमें ये लर्न रखना है, पूरी स्टोरी आप नहीं लर्न रखोगे तो भी काम चल जाएगा। बट पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर। एंड किस दलित पॉलिटिशियन लीडर को लेकर के था? तो ये था एरवदा सेंट्रल जेल इन पुणे, लाइक एट यहाँ पे ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर डिड नॉट डिफेंड सोल्जर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी in 1945 case dealing with trial? So your correct answer is C, Rajgopalachari. So Rajgopalachari आपका यहाँ पे correct answer है। And national leader Rajgopalachari did not defend soldier of the Indian National Army 1945 case dealing with trial. तो finally इनको defend नहीं किया गया। And इन्होंने जो 1945 में केस चल रहा था इंडियन आर्मी का, तो ये भी आपका काफी important क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज बाउट एंड एंड टू द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। सो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर इज योर थर्ड, लाइक ट्रीटी ऑफ बैशिन को एंड किया गया। एंड बाजीराव सेकंड वाज द लास्ट पेशवा ऑफ महाराष्ट्र एम्पायर, लाइक महाराष्ट्र साम्राज्य की लास्ट पेशवा के लाइक किंग थे या एम्पायर थे या राजा थे। एंड हु गवर्न फ्रॉम 1975 टू 1818। He was installed as the puppet ruler by the Maharashtra nobles, whose governing power promoted him to flee his capital and sign to the treaty Basin 1802 with the British, like 1802 में ब्रिटिश के साथ इन्होंने बेसिन के साइन किया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो बाजीराव सेकंड थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ कौन से एग्रीमेंट को या ट्रीटीज को साइन किया। सो करेक्ट आंसर इज योर ट्रीटी ऑफ बेसिन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न नहीं रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। तो यहाँ पे लाइक इंडिया में इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट करने वाले पर्सन कौन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जेम्स ए हिक्की, लाइक जे ए हिक्की आपके करेक्ट आंसर है। सी इज योर करेक्ट आंसर। एंड बंगाल गजट was the first English newspaper started by James Hickey in 1918। सो इंडिया में सबसे पहले जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था उसको स्टार्ट करने वाले तो जेम्स ए हिक्की हो गए, लाइक जे ए हिक्की हो गए। एंड दैट वाज नेम इज बंगाल गजट एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 1780, लाइक 1780 में इसको लॉन्च किया गया। एंड हिक्की बंगाल गजट वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड on the Indian subcontinent। It was founded in Calcutta, और इसको कलकत्ता में फाउंड किया गया था। कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ लिजिस्मान जेम्स ऑगस्टस हिक्की in 1979। The front page news story are written by British English elsewhere in the paper, however Anglo-Indian expression are used freely and without any translation। So like आपको इसमें जो important चीजें यही है, किसने लॉन्च किया, कहाँ पे लॉन्च किया एंड ईयर क्या था, तो यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको लर्न रखना है जिसे हमने डिस्कस कर लिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। लाइक इंडिया में सबसे पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी और किस स्टेट की थी, तो इंडिया में सबसे पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी आपकी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी इज योर थर्ड आंसर। एंड ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, लाइक ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी बट किस स्टेट की, तो उत्तर प्रदेश स्टेट की थी। एंड फ्रेंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपको ये बताना है लाइक इस टाइम प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितने स्टेट हैं, तो टोटल स्टेट की बात करूँ तो 28 है। एंड इंडिया में टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज है तो उनकी मैं बात करूँ तो वो टोटल 8 है। एंड अब यूपी की बात चल रही थी, यूपी में हमने तो ये देख लिया यूपी की फर्स्ट सीएम सुचेता कृपलानी, लाइक फर्स्ट वुमेन सीएम आपकी सुचेता कृपलानी थी। ये तो आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही है। साथ ही साथ अगर मैं प्रेजेंट टाइम में यूपी के सीएम की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में आपके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी है, जिन्हें आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड ये भी है कि लाइक उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो वो तो हो गया लखनऊ, बट जो इसमें क्वेश्चन आता है कि लखनऊ किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है, दैट इज नोन एज अ गोमती रिवर। तो गोमती रिवर के किनारे आपकी लखनऊ सिटी सिचुएटेड है और लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। सो इट इज योर करेक्ट आंसर। सो इसमें कुछ और चीजें हैं फ्रेंड, उनको भी हम देखते हैं। लाइक सुचेता कृपलानी आपकी कब सीएम थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक नी मजूमदार 25 जून 1908 to 1 December 1974 was an Indian freedom fighter and politician। She was Indian first women chief minister, serving as the head of Uttar Pradesh government from 1963 to 1967। लाइक इस ड्यूरेशन में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की सीएम थी। तो ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी आपको लर्न रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका,
हु वॉज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? तो फ्रेंड आप जानते हैं इंडिया में इंडिपेंडेंस डे आपका कब सेलिब्रेट होता है? 15 अगस्त को, अभी वो कल ही था। एंड आपका जो नेक्स्ट एक डेट पड़ता है लाइक रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे का आपका 26 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन दोनों डे में वंदे मातरम का नारा लगाया जाता है। तो वंदे मातरम वर्ड देने वाले या इसके ऑथर कौन थे? सो करेक्ट आंसर इज योर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी करेक्ट आंसर। एंड ये इनका जन्म हुआ था 2780 तो 2780 में इनका जन्म हुआ था। एंड इन नहाती इन वेस्ट बंगाल, लाइक वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के ब्राह्मण फैमिली में बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जन्म हुआ था। इन्होंने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम दिया, विच वॉज अ पार्ट ऑफ नवल आनंद मठ, लाइक जो जिसे एक तरीके से नोवेल आनंद मठ का पार्ट बना। एंड इट इज अ पॉलिटिकल नोवेल डिपिक्टिंग अ सन्यासी आर्मी फाइटिंग द ब्रिटिश सोल्जर्स। तो ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। एंड वंदे मातरम एक ऐसी गीत है जिसे आज भी इन दोनों डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लर्न रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया के फादर कौन है उनको देखते हैं। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया आपके हैं यहाँ पे राजा राममोहन राय। सो यहाँ पे देखो, जितने भी यहाँ पे पर्सन वो अपने आप में बहुत महान पर्सन है। तो राजा राममोहन राय आपके फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया है। स्वामी विवेकानंद आप जानते हैं कितने बड़े साइंटिस्ट थे एंड कितना इनका योगदान है, कितने ब्रिलियंट पर्सन थे। औरबिंदो, लाइक इनका एक आश्रम है एंड ये भी काफी फेमस पर्सन है। एंड भगत सिंह को तो सब जानते हैं, लाइक इन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दिया है। एंड राजा राम मोहन राय वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया इन नॉलेजमेंट ऑफ हिज मेकिंग सोशल इंस्ट्रक्टिव एंड पॉलिटिकल चेंजेस, लाइक इन सभी जगह चेंजेस लाने के लिए इनको मॉडर्न इंडिया का फादर भी बोला जाता है। And who designated the national flag of India adopted by the Constitutional Assembly on July 21, 1947? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बदर उद्दीन तैयाब जी। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1999। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आए, जैसे कि 1909, 1999, 1935 एंड फाइनली आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1950 आया। बट जो 1999 था उसका सबसे अच्छा फीचर्स क्या था? तो उसके अच्छे फीचर्स में अगर बात करूं तो वहाँ पे लाइक इनलार्जमेंट कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल, ये भी एक अच्छा फीचर था। प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ये भी एक अच्छा फीचर था। डायरकी इन प्रोविंस, ये भी एक अच्छा सिस्टम था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी होगा। And the most important feature of the Indian government was enlargement of Indian Council, direct election, diarchy provisions, ये सारे इसके important features थे। And Muslim communalism was lent and impetus by the activities of, so your correct answer is your Sayyid Ahmad Khan। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इन सारे क्वेश्चंस को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से लर्न रखना है। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आपके रिपीटेड होते रहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु थ्रो टू बम ऑन द डोर ऑफ सेंट्रल असेंबली न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 8, 1929। तो 8 अप्रैल को सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बम फेंकने वाले पर्सन कौन थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, भगत सिंह एंड बुटकेश्वर दत्त। सो करेक्ट आंसर इज योर भगत सिंह एंड बुटकेश्वर दत्त आपके नेशनल असेंबली, लाइक सेंट्रल असेंबली दिल्ली में 8 अप्रैल 1829 को बम फेंकने वाले पर्सन थे। एंड इसी की रीजन की वजह से इन दोनों पर्सन को फांसी की सजा दी थी। और जब इन्हें सजा दी थी तो इन्होंने एक नारा लगाया था, इंकलाब जिंदाबाद, मीन्स लॉन्ग लाइव द रेवोल्यूशन। एंड दिस वाज फॉलोड बाय shower of a place stating that take a loud voice make deaf hear। सो इनका
पर्पस बम फेंकने का ब्रिटिश में से किसी को मारना नहीं था। लाइक इस बम से कोई इंजर्ड भी नहीं हुआ था, उन्हें सावधान करना था। इनकी डिमांड थी कि आज़ादी को हमें दे, लाइक हमें आज़ाद कर दे। बट ब्रिटिशर्स इन्हें फाइनली फांसी की सजा सुना दी थी, इन दोनों पर्सन को फांसी भी मिल गई थी। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। और इन दोनों को बहुत कम एज में, लाइक बिल्कुल यंग एज में थे, तभी इन दोनों पर्सन को फांसी की सजा सुना दी गई थी। एंड फाइनली इस विद्रोह ने भी, लाइक इन्हें जब फांसी की सजा मिली तो भी इंडियन में बहुत उत्सुकता आई, एक जागृति आई देश को आजादी के लेकर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नोआखाली इज सिचुएटेड इन। तो नोआखाली आपका कहाँ पे सिचुएटेड है फ्रेंड? इट इज इन बांग्लादेश। तो कुछ हिस्ट्री में बात करता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हिस्ट्री ये है कि लाइक इंडिया, बांग्लादेश प्लस पाकिस्तान, ये तीनों एक ही कंट्री के पार्ट है, लाइक इंडिया के ही पार्ट थे। एंड इंडिया से पाकिस्तान डिवाइड हुआ 1947 में। एंड फर्दर पाकिस्तान से डिवाइड हुआ बांग्लादेश। तो प्रेजेंट टाइम इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ये तीनों सेपरेट है। बट यहाँ पे मैं नोआखाली की बात करूँ तो ये आपका ईस्ट बांग्लादेश में है। एंड इन 16 अगस्त 1946 was declared the Direct Action Day, also known as a Calcutta Killing Grade by Muslim League, putting forward the demand of separate nation, and Royd broke the नोआखाली। सो ये इसलिए फेमस है, लाइक यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे, लाइक ऑल्सो नोन एज कलकत्ता किलिंग डेज, लाइक डायरेक्ट एक्शन डे इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी दिन कलकत्ता में लोगों को मारना चालू कर दिए थे और एक सेपरेट इस कंट्री की डिमांड करने लगे थे। तो फाइनली एक सेपरेट सेपरेट कंट्री भी आपका 1947 में बन चुका था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पांडिचेरी। तो जो पहला कार्नेटिक वार हुआ था फ्रेंड, तो उस टाइम फ्रेंच गवर्नर जनरल, लाइक पांडिचेरी के जो फ्रेंच गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? सो करेक्ट आंसर इज योर सी। सो लाइक यहाँ पे आप के जो डुप्लेक्स है, सो इट वाज गवर्नर जनरल ऑफ पांडिचेरी एट दैट टाइम। एंड जनरल जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स वाज द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पांडिचेरी ड्यूरिंग द फर्स्ट Carnatic War, and the prime cause of 1857 mutiny did not include it. So yeah, your correct answer is your laws forbidding intermarriage between Indian and British. So ये भी काफी important question है। So D is your correct answer, and the prime cause of the 1857 mutiny did not include law forbidding intermarriage between Indian and the ब्रिटिश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर और जर्नल वाज फ्रॉम महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र का यहाँ पे लाइक कौन सा न्यूज़पेपर है फ्रेंड? तो क्रांति इज योर करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको देखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, लाइक महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। एंड मुंबई लाइक फिल्मों का शहर भी इसे बोला जाता है। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स अजंता एलोरा नाम की गुफाएं हैं, लाइक ये दोनों समुद्र में ही आई थिंक है। तो ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं। एंड आई थिंक ये बौद्ध रिलीजन की, लाइक यहाँ कुछ पेंटिंग है इन्हें शो करती है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन्हें भी आपको लर्न रखना है। जो अजंता एलोरा की गुफाओं को लेकर के तो फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ऑल्दो ही इनकरेज एंड लेड्स इट्स फॉर्मेशन।
सो यहाँ पे लाइक कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी था उसके मेंबर कौन नहीं थे, बट इसके फॉर्मेशन में और इसको इनकरेज में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी आपके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं थे, बट इसको फॉर्मेशन में, इसके इनकरेज में, लाइक इसके बढ़ावा देने में, इसके फॉर्मेशन में इनका पूरा योगदान रहा। एंड नेहरू जी की बात करें फ्रेंड्स, तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो वो आपके हैं नरेंद्र मोदी जी। एंड फ्रेंड ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है कि जो नेहरू जी थे ये गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड अभी तक नेहरू फैमिली से सबसे ज़्यादा बार एंड सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन तक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे लोग रहे हैं। लाइक आप इंदिरा गांधी को जानते ही होंगे, राजीव गांधी को जानते ही होंगे, तो सब इसी फैमिली से बिलोंग करने वाले पर्सन है, लाइक गांधी फैमिली से ही बिलोंग करने वाले पर्सन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, all the established political parties and group except to boycott Simon Commission, which was those two. लाइक जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे तो उन्होंने एक तरीके से इस कमीशन को एक्सेप्ट कर लिया था, बट दो लोग इसे बाइकआउट किए थे। दैट इज नोन एज अ पंजाब यूनियनिस्ट एंड जस्टिस पार्टी। तो ये दो पार्टी फाइनली इसका विरोध किए थे, बाकी हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये सब इसको एक्सेप्ट कर लिए थे। तो इज इट योर ऑल्सो करेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द ब्रिटिश ऑफिसर हु डिफीटेड मिस्टर काशिम इन सीरीज ऑफ बैटल 1763। तो यहाँ पे वो कौन से ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने मीर कासिम को 1763 के वार में हराया? सो करेक्ट आंसर इज योर मेजर एडम्स। सो मेजर एडम्स इज योर करेक्ट आंसर। ये ब्रिटिश के लिए काफी बड़ी उपलब्धि थी अपने आप में कि मीर कासिम को उन्होंने 1763 के वार में हराया। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे चार पेयर है, इनमें देखते हैं कौन से पेयर करेक्टली मैच है। सो योर करेक्ट आंसर इज डी, लाइक भारत मत्स्य डील विद अजीत सिंह। बाकी यहाँ पे कृष्णा पत्रिका रनाडी ये भी गलत है, क्वार्टरली जर्नल लाजपत राय ये भी गलत है, पंजाबी डील विद टी प्रकाशम ये भी आपका गलत आंसर है, बट भारत मत्स्य इट्स डील विद अजीत सिंह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट इज द नेम ऑफ द बंगाली मंथली फाउंडेड एंड एडिटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी? तो वो कौन सी बंगाली मंथली मैगजीन टाइप में थी जो बंकिम चंद्र चटर्जी के थ्रू फाउंड किया गया था? दैट इज नोन एज अ बंगा दर्शना। सो बंगा दर्शना इज योर करेक्ट आंसर। And during the period of Gandhiji renamed aloof from direct politics and concentrate his energies on constructive programs. So that year is known as 1922 to 1924. So next questions की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, at the time of which of the following event movement Jawaharlal Nehru admitted that never before in history had the such unified sentiments been manifested by various divergent section of the population. So यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट आया था वो आया था आपका INA ट्रायल के ड्यूरेशन में। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन्स डिड नॉट अप्रूव द क्यूट इंडिया मूवमेंट? तो लाइक क्यूट इंडिया मूवमेंट किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था फ्रेंड? सो इट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी। एंड इसकी अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट वाज 8 अगस्त 1942 में इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। बट ये किसके थ्रू अप्रूव नहीं था? तो अम्बेडकर ने भी इसको अप्रूव नहीं किया था, हिंदू महासभा ने भी नहीं अप्रूव किया था, ना तो मुस्लिम लीग ने। सो करेक्ट आंसर इज योर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड।
तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड है आपका, on the basis of which formula or plan Gandhiji in April 1944 proposed of with the Jinnah which refused to the accept, like वो कौन सा फॉर्मूला था जिसके थ्रू गांधी जी जिन्ना से, लाइक जो जिन्ना जी कौन थे पहले उनको हम देखते हैं। तो जिन्ना जी मुस्लिम लीग के पॉलिटिशियन थे, लाइक एक नेता थे। तो जब पाकिस्तान एंड इंडिया का डिवाइडेशन हुआ आफ्टर आज़ाद, लाइक जब दोनों कल आज़ाद हो गए, लाइक इंडिया जब आज़ाद हो गया, तो मुस्लिम लीग भी पाकिस्तान की एक मुस्लिम कंट्री की डिमांड कर रही थी। सो डिमांड करने पे इंडिया को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया, लाइक पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री बना, इंडिया से एक अलग पार्ट बना। तो उस टाइम इंडिया के तो सीएम जवाहरलाल नेहरू जी बन गए, बट पाकिस्तान के सीएम कौन बने? सो वो आपके बने थे जिन्ना जी। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लाइक जब जिन्ना जी वहाँ के सीएम बने, तो गांधी जी पहले उस चीज को लेकर के जिन्ना से बात किए थे। तो वो कौन सा प्लान था जिसको लेकर वो बात करना चाह रहे थे, और जिन्ना ने उन्हें एक्सेप्ट करने से, उस प्लान को एक्सेप्ट करने से मना भी कर दिया था। सो दैट इज नोन एज अ राजा जी फॉर्मूला। तो राजा जी वो फॉर्मूला था जिसे लेकर के गांधी जी जिन्ना के पास आए थे, एंड फाइनली एक समझौता करना चाह रहे थे कि दोनों कंट्री का डिवाइडेशन ना हो, लाइक दो पार्ट ना बने। इससे पार्ट बनने से कोई कंट्री वीक होती है। बट जिन्ना जी ने फाइनली इस प्लान को, राजा जी फॉर्मूला को रिजेक्ट कर दिया था। जिन्ना जी आपके पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को 1936 में तो फाउंड किया गया, बट इसको फाउंड करने वाले पर्सन थे आपके भीमराव अंबेडकर। सो भीमराव अंबेडकर आपके लॉ मिनिस्टर भी हैं, प्लस इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, प्लस ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, एंड ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनली आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट भी किया था। एंड इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 32, सो 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा, लाइक संविधान का शोल बोला था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। एंड 32 में क्या होता है कि लाइक इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो 32 में सुप्रीम कोर्ट लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है बाय इशूइंग ऑफ 5 रिट, लाइक 5 टाइप के रिट्स को इशू करके, या 5 में से किसी भी रेट को इशू करके सुप्रीम कोर्ट लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो वो रेट्स को हम देखते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे आपका हैबियस कॉर्पस एक रेट है, सेकंड आपका है मैंडमस, थर्ड है आपका क्यू वारंटो, फोर्थ है आपका प्रोहिबिशन, एंड फिफ्थ है आपका एक सर्शियरी। तो ये 5 रेट्स है। इन 5 रेट्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, लॉर्ड मैकाले वाज एसोसिएटेड विद? तो लॉर्ड मैकाले किससे एसोसिएटेड है? तो करेक्ट आंसर इज योर कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। सो लॉ को कोडिफाई से रिलेटेड है लॉर्ड मैकाले जी। एंड लॉर्ड मैकाले को आईपीसी का फादर भी माना जाता है, आईपीसी के फाउंडर भी माने जाते हैं। आईपीसी इन द सेंस इंडियन पैनल कोड, एंड ये 1860 में आया। एंड इंडियन पैनल कोड के ही थ्रू इंडिया में किसी भी पर्सन को क्राइम के लिए पनिशमेंट दिया जाता है, लाइक मर्डर की पनिशमेंट, थेफ्ट की पनिशमेंट, डकैती की पनिशमेंट, या एक्सपाइटेड जो भी ऑफेंसेस है, तो उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट लोगों को इंडियन पैनल कोड के ही थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो इंडियन पैनल कोड के लाइक फादर या फाउंडर आपके कौन थे? सो ये आपके मैकाले जी थे, और उन्होंने कोडिफिकेशन ऑफ लॉ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। एंड ये भी आपको लर्न रखना है फ्रेंड कि अभी प्रेजेंट टाइम में आईपीसी को चेंज किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आईपीसी में पहले तो लाइक 1860 में जो आपका इंडियन पैनल कोड था उसमें तो टोटल
511 सेक्शंस थे, बट अभी जो आईपीसी में चेंजेस हो रहा है, जो अमेंडमेंट हो रहा है, तो अमेंडमेंट करके इन सेक्शंस को घटा दिया जाएगा। एंड जहाँ पे फाइन बहुत कम थे, लाइक 10 रुपीज, 100 रुपीज, तो इन फाइन को भी इंक्रीज किया जाएगा। लाइक ये बहुत 10 रुपीज क्या ही है आज के डेट में, तो ऐसे फाइन्स को भी थोड़ा बढ़ाया जाएगा। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, तो वो आपका ईयर था 1861। सो करेक्ट आंसर इज योर ए। तो ब्रिटिश कंट्री ने पोर्टफोलियो को 1861 में इंट्रोड्यूस किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, which region in India provided the best quality saltpeter and opium to the Europeans? तो कोरोमंडल इज योर करेक्ट आंसर। तो कोरोमंडल सबसे बेस्ट क्वालिटी का साल्ट पेटर एंड ओपियम यूरोप कंट्री को प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे बिहार स्टेट भी है। बिहार स्टेट की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो वो है पटना। और बिहार में सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है फ्रेंड, तो ये भी आपको लर्न रखना है। एंड बिहार में एक कोशी रिवर है, जिसे वहाँ के दुख माना जाता है, क्योंकि कोशी रिवर की वजह से वहाँ पे हर साल फ्लड आता है। एंड बिहार के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक मधुबनी पेंटिंग किस स्टेट से रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड विद बिहार स्टेट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रख करके ही चलना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती? तो यहाँ पे आपको 4 बुक के नेम दिख रहे हैं, 3-4 बुक में से स्वामी दयानंद सरस्वती कौन सी बुक को नहीं लिखे हैं? तो फर्स्ट आंसर इज योर सत्यार्थ भूमिका, सेकेंड इज योर वेद भाष्य भूमिका, फोर्थ इज योर सत्यार्थ प्रकाश, एंड फोर्थ इज योर वेद प्रकाश। तो वेद प्रकाश के अलावा सारी बुक यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती के थ्रू ही लिखे गए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेन एंड बाई फोम वॉज द पोर्तुगीज ड्रिवन आउट ऑफ हुगली इन बंगाल? सो करेक्ट आंसर इज योर 1931 काशिम खान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, who said the Congress movement was neither inspired by people not devised or planned by them? सो कांग्रेस के जो मूवमेंट थे वो ना तो इंस्पायर्ड थे लोगों के थ्रू, ना तो लाइक प्लान फॉर्म में थे। तो इसे कहने वाले जो पर्सन थे फ्रेंड, लाला लाजपत राय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख ले फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, फर्स्ट सेंसस। तो सेंसस में होता है फ्रेंड जनगणना, एंड सेंसस में एग्जैक्टली होता ये है कि काउंट ये किया जाता है कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है। सो ये जो सेंसस होती है वो आफ्टर 10 ईयर होती है, लाइक हर एक 10 साल के बाद इस सेंसस को इंडिया में किया जाता है। तो इंडिया में पहली बार जनगणना या पहली बार सेंसस हुआ था 1972 में। तो 1972 इज योर करेक्ट आंसर। एंड इसके थ्रू इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है इसका एक अंदाजा लगाया जाता है। बट जो 2011 में इंडिया में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ थी। फिलहाल अब ये पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, लाइक 1. एटलीस्ट 35 या 45 के अप्रॉक्स होगी, क्योंकि 10 ईयर से ज़्यादा हो गए। वैसे जनगणना होने वाला था, बट कोविड की वजह से जनगणना होना पॉसिबल आफ्टर 10 ईयर नहीं हो पाया। बट जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी होगा, क्योंकि 10 ईयर के बाद जो जनगणना होनी चाहिए थी तो वो नहीं हो पाया था, तो इसलिए ये बहुत ही जल्दी जनगणना आपकी कराई जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, फर्स्ट इंडियन टू गो गेट सेलेक्टेड इन इंडियन सिविल सर्विस ICS, लाइक वो पहले भारतीय कवन थे जो इंडियन सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुए थे। तो अपने आप में काफी सम्मान की बात है फ्रेंड कि पहले भारतीय बनना इंडियन सर्विस
सिविल सर्विस में सेलेक्ट होना। सो करेक्ट आंसर इज योर सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने वाले पर्सन थे। लाइक उस टाइम ब्रिटिश सरकार थी जब ये सेलेक्ट हुए थे। बहुत कम एज में इंडियन सिविल सर्विस में ये सेलेक्ट होने वाले पर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, जो पहला सेंसस हुआ था वो उस टाइम इंडिया के वायसराय कौन थे फ्रेंड, इसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट सेंसस के टाइम इंडिया के वायसराय लॉर्ड मायो थे। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। और यहाँ पे जो लॉर्ड कर्जन है, तो लॉर्ड कर्जन के ही वजह से 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बेसिक इनका पर्पस था इंडिया को कमजोर करना। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, आपका 1905 में। और उस टाइम जो यहाँ के गवर्नर हम कह सकते हैं तो वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। बट जब आपका यहाँ पे वायसराय, लाइक जब इंडिया का सेंसस हुआ 1972 में, तो उस टाइम के आपके वायसराय थे लॉर्ड मायो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। द ओनली वायसराय ऑफ इंडिया टू बी मर्डर इन ऑफिस वाज, लाइक वो वायसराय कौन थे जिनका मर्डर ऑफिस में ही हो गया था फ्रेंड। तो वो वायसराय आपके लॉर्ड मायो ही थे। तो लॉर्ड मायो का मर्डर उनके ऑफिस में ही हो गया था। एंड ये फर्स्ट टाइम जब 1872 में सेंसस हुआ था तो उस टाइम के वायसराय भी थे। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डर रखना है। Next one is, who among the following was the elected thrice as the president of Indian National Congress? लाइक 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट अपॉइंट होने वाले या इलेक्ट होने वाले। अपॉइंट वैसे डिफरेंट थिंग है, इलेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग। इलेक्ट में जनता चूज करती है। तो तीसरी बार इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया था। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज योर दादा भाई नेहरूजी। यहाँ पे वैसे ऑप्शन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी है, फिरोजे शाह भी है एंड महात्मा गांधी जी भी है, बट करेक्ट आंसर आपका है दादा भाई नेहरूजी। तो दादा भाई नेहरूजी को ही 3 बार, लाइक तीसरी बार भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था, लाइक सेलेक्ट इलेक्ट किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, who among the following leaders of the Indian National Congress was not known to be a moderate leader? सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है फ्रेंड। फर्स्ट इज बदरुद्दीन तायब जी, नेक्स्ट वन इज एम जी रनाडे, नेक्स्ट वन इज डब्ल्यू सी बनर्जी एंड नेक्स्ट वन इज बिपिन चंद्र पाल। सो यहाँ पे जो बिपिन चंद्र पाल जी थे वो क्या थे, लाइक ये अवेयर नहीं थे या जानते नहीं थे एक तरीके से मॉडरेट लीडर। लाइक आप क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, लाइक ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, वाज नॉट नोन द मॉडरेट लीडर, लाइक ये मॉडरेट लीडर के तरीके से नहीं जाने जाते थे। एंड इसके रीजन ये थी कि जब कांग्रेस पार्टी का डिवाइडेशन हुआ, लाइक एक गरम दल बना एक नरम दल बना, लाइक एक हिंसा में बिलीव रखती थी एक अहिंसा में बिलीव रखती थी। तो जो लाल बाल पाल थे, लाइक बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, तो ये लाल बाल पाल ये आपके तीनों हिंसा में बिलीव रखने वाले थे। लाइक ये लोग आज़ादी छीनना चाहते थे और जो ऊपर के 3 लीडर थे ये आज़ादी को पाना चाहते थे, लाइक मांगना चाहते थे। और उन्हें लगता था जो चंद्रशेखर आजाद या लाल बाल पाल वाले लीडर्स थे कि वो मानते थे कि मांगने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें इसके लिए फाइट करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हमें आज़ादी मिल सकती है। और फाइनली वही हुआ कि मांगने से कोई आपको राज्य नहीं दे देगा, कोई आपको कंट्री नहीं दे देगा, कोई आपको आज़ादी नहीं देगा। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड, हु इज द फेमस नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर किसको माना जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज लॉर्ड रिपन, सेकेंड इज लॉर्ड लाइटन, फोर्थ थर्ड वन इज लॉर्ड कर्जन, फोर्थ वन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस है। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस इज योर फोर्थ करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, who appointed the Hunter Commission for Education Reform in 1882।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड। तो इसमें हम देखते हैं लाइक हंटर कमीशन किससे रिलेटेड था। तो पहले तो आपको ये रखना है, ध्यान रखना है कि हंटर कमीशन आपका एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड था और ये कब आया था, 1882 में। एंड हंटर कमीशन के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया था, लॉर्ड रिपन को अपॉइंट किया गया। तो ये तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट और क्वेश्चंस की भी हम देखते हैं फ्रेंड। तो आज की डेट में आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, एंड फंडामेंटल राइट आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। एंड आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है, मीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका आर्टिकल 36 से लेकर के आपका आर्टिकल हो जाता है 51 तक है। एंड नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आपका 50 आर्टिकल 51 की कैपिटल ए में है। एंड इसे ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू एंड स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। एंड 42nd अमेंडमेंट आपका 1976 में हुआ था। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इन तीनों में से लाइक फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में तीनों में से कहाँ पे बताया गया है कि 6 to 14 ईयर के बच्चों को एजुकेशन पाने का राइट है फ्री ऑफ कॉस्ट। और हर एक पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें और गवर्नमेंट भी इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट में भी डिस्कस किया गया इस चीज को, लाइक एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन। लाइक जो छोटे बच्चे हैं 6 से 14 ईयर तक के बच्चों का एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट ये चीज प्रोवाइड करेगी। एंड नेक्स्ट वन इज 51 कैपिटल ए जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है, वहाँ पे आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो वहाँ पे भी ये चीज मेंशन है कि हर एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें। एंड फ्रेंड जो पहले के टाइम पे तो like it is responsibility of parents, like it was responsibility of parents, like ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें। बट बाद में क्या हुआ, तो आपको ये लर्न रखना है कि बाद में यहाँ पे ये हुआ कि एक अमेंडमेंट हुआ 2002 में, एंड दैट अमेंडमेंट इज नोन एज 86 अमेंडमेंट। तो 86 अमेंडमेंट में क्या हुआ कि आर्टिकल 21 कैपिटल ए ऐड किया गया। लाइक फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल 21 कैपिटल ए ऐड किया गया और वहां पे बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, लाइक एजुकेशन का राइट दिया गया, और वो एजुकेशन का राइट फंडामेंटल राइट बन गया। लाइक सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है, और फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पे कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्ट मूव कर सकता है अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। इसके रिगार्डिंग आपका मोहिनी जैन उन्नी कृष्णन केस भी है जो कि लीडिंग केस है ऑन द एजुकेशन राइट। एंड फाइनली इसमें कहा गया उन्नी कृष्णन एंड मोहिनी जैन के केस में भी कि शिक्षा का अधिकार हर एक चाइल्ड का, लाइक जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनका मौलिक अधिकार है और उन्हें प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की, पेरेंट्स की, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, who told the Indian National Congress represent only a microscopic minority। ये आप पहले लिख लो फ्रेंड कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन से कांग्रेस के पर्सन थे जिन्होंने ये बोला कि इंडियन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी, मतलब माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को प्रेजेंट करता है। ये कहने वाले जो आपके पर्सन थे दैट इज नोन एज अ लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने ये बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये सारे आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को लेकर के अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन 101% दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, एंड जहाँ पे जो डाउट्स हो तो उसे आप कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। एंड पर्टिकुलर आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा।
प्लस फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यहाँ पे एफबी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सारे ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो किस एग्जाम को लेकर के या जो भी टॉपिक की वीडियोस बनाए जाएं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स, लाइक जो भी सब्जेक्ट के या जो भी टॉपिक की वीडियोस बनाए जाए तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, जो कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एग्जाम को फोकस रखा जा रहा है, लाइक इस चैनल के थ्रू आपको सारे स्टेट के पीसीएस, यूपीएससी, सीडीएस, सीजीएल एंड क्लैट, जुडिशरी, लाइक बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आपका सीवीटी, यूजी, पीजी भी इंक्लूडेड है। तो इन सारे एग्जाम्स को फोकस रख करके बनाया जा रहा है वीडियोस। तो यहाँ की वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि क्या रहेगा वो तो ये वीडियो देख ही पाएंगे एंड अगर वो भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उन्हें भी सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी एंड सारे एग्जाम के अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे, लाइक कौन से एग्जाम कब होने वाले हैं। लाइक अभी जैसे क्लैट का फॉर्म आया हुआ है एंड क्लैट यूजी पीजी दोनों के फॉर्म चल रहे हैं एंड इस तरीके से जो भी फॉर्म्स आएंगे, लाइक नेट के कब फॉर्म्स आते हैं, क्या उनका डेट रहता है, तो एक्स वाई जेड जो भी फॉर्म्स रहते हैं वो सारी अपडेटेड भी आपको यहाँ पे किया जाता रहेगा। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।